जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक आपको कैसे ज्ञात करना है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और पूरा 5 नंबर के लिए पेपर में ये पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे पूरा का पूरा यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बनेगा, है ना। दीप्त फ्रिंज के लिए कैसे निकालोगे, अदीप्त फ्रिंज के लिए कैसे निकालोगे, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आपको वेब ऑप्टिक्स में कह सकते हो कि यहाँ से एक प्रश्न बनना तो तय है। तो चलिए जानते हैं फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करिए। और इसी के साथ दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज से भी क्वेश्चन बनते हैं। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको इसका चित्र देख लेना है। इस तरीके से आपको देखो डायग्राम दिखाया गया है। अब इस डायग्राम में आपको यहां पर कुछ चीजें लिखी गई हैं, आप इसको में देखिएगा। तो यहां पर है क्या, आपके पास एक्स वाई एक क्या है, पहले पर्दा है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है ना, एक्स वाई, इसको बोलते हैं ये एक पर्दा है, ठीक है। उसके बाद यहां से एक स्लिट है जो कि यस दिख रहा है, संकीर्ण स्लिट होती है। यहां से प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश को डाला जाता है। अब इसमें देखो क्या बताया गया है कि मान लो यस एक संकीर्ण स्लिट है जो कि एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है और इसके समांतर समान दूरी पर दो संकीर्ण स्लिट यस 1 और यस 2 क्या है, स्थित हैं और जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। जैसे यहां पर एक वर्णी प्रकाश यस है, ये इसके यहां पर यस 1 और यस 2 ये दो संकीर्ण स्लिट है, इनके बीच की दूरी है डी दिखाई गई है। और इस प्रकार से थ्योरी को आपको पूरा पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद ये थ्योरी देना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़ा लॉन्ग है और काफी महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बताऊंगा, कम से कम आप थोड़ा बहुत प्रयास करोगे तो कुछ नंबर के लिए आप इसको जरूर कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद देखो यहां से पर्दा एक्स वाई पर, जो आपका ये पर्दा मैंने बताया था एक्स और वाई, यहां पर करा है कि एक्स वाई पर यस 1 और यस 2 से समान दूरी पर एक बिंदु O है। इससे यक्स और ये वाई इससे समान दूरी पर, अर्थात यहां से ये बीच पॉइंट मिड में, ठीक है ना, बीच में आपका एक बिंदु क्या है, O है। यानी कि वाई से जितना दूरी O का है उतना ही यक्स से दूरी O का रहेगा, ठीक है, बीच में रहेगा। अब इसके बाद है इस पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर। पथांतर मतलब यहां से जो तरंगे चल रही हैं इनका पथांतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां से देखो पथांतर कह रहा है कि 0 होगा, अतः बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी और इसे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं। मान लो बिंदु O से x दूरी पर पर्दे पर एक बिंदु P है, ठीक है। बिंदु कह रहा है कहां पर, यानी कि O से एक मतलब की दूरी पर, यहां पर देखो ये x है, यहां से यहां तक दूरी दिखाई गई O से ये P तक की। तो यही बताया गया कि यहाँ से कोई दूरी हम मान लेते हैं x, जिससे P बिंदु एक स्थित है x दूरी पर और इस बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच का जो पथांतर होगा वो S2P माइनस S1P। यहाँ से देखो ये पथांतर इसका S2P ये और S1P ये वाली दूरी, इतना दूरी तो यहाँ पर दी गई है। अब इसके बाद यहाँ से हमको लिखना है, मान लो S1 और S2 का मध्य बिंदु O है, तो हमारा S1Q बराबर S2R इक्वल टू D होगा। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ से ये जो दूरी है यही दूरी आपकी SP की है और यही दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यही दूरी आपकी S1P की है। तो यहाँ पर इन दोनों के पर दो ग्रीन लाइनों के बीच की दूरी स्मॉल d है। तो हम मानेंगे भाई जो दूरी यहां से यहां तक की है वही दूरी यहां से यहां तक की होगी, क्योंकि ये आपस में क्या बराबर, देखो समांतर है ना एक दूसरे के, इसलिए ये चीजें यहां पर दिखाई गई हैं। अब इसके बाद यहां पर कुछ कंडीशंस हैं, जो कंडीशन को आप देख सकते हो। OS1 इक्वल टू OS2 इक्वल टू OQR इक्वल टू OR इक्वल टू D/2, मतलब कि OS देखो O से S1, O से S2, इसके अलावा OQ, यहाँ से OQ और OR, क्योंकि ये आपस में सारी दूरियां यहाँ पर अब इक्वल करके बताई गई, इसलिए ये चीजें आपकी कंडीशन इस प्रकार से यहाँ पर बन रही हैं, ठीक है। ऐसे आपको ये कंडीशन के लिए आपको नोट डाउन करते जाना है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद समकोण त्रिभुज यहाँ पर एक बन रहा है। कौन सा वाला समकोण त्रिभुज है, देखिए। तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज PQS1, यहाँ पर देखो PQ यहां पर और ये S1, ये जो आपका एक त्रिभुज यहां पर दिखाया गया है। ऐसे ही आपका दूसरा त्रिभुज भी एक बन रहा है PS2 और ये R वाला, ठीक है। तो RPS ये वाला, तो यहां से देखोगे तो एक त्रिभुज यहां पर बन रहा है, एक आपका समकोण यहां पर बन रहा है। तो दोनों कंडीशन के लिए, पहले वाले के लिए ये चीजें आपको अप्लाई करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें आपको देखोगे तो S1P कर्ण है, ये आधार है S1Q और जो PR है वो आपका लंब है। तो ये आपका इस प्रकार से बनेगा और इसमें आपका S1Q और PQ की जो भी दूरियां है वो दूरी यहां पर रख करके पहला समीकरण बन गया। इसी प्रकार इस दूसरे वाले समकोण त्रिभुज के लिए मैंने बताया था ना कि भाई समकोण यहां पर दो बन
है, एक आपका S2RP वाला। तो यहाँ पर ये आपका जो S2P है ये कर्ण हो जाएगा ये रेखा, और यहाँ पर देखो तो S2R आपका आधार होगा और PR जो होगा वो क्या होगा, ये लंब का काम करेगा। तो पुनः से वही यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये देखो S2P स्क्वायर इक्वल टू S2R स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर ये दिया गया है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय दोनों में लगेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय जो है अप्लाई होती है। तो ऐसे करके इसमें कर दोगे, ये दूसरा समीकरण बन जाएगा, ठीक है। वैल्यू को रख करके ये PR की वैल्यू क्या है, S2 की वैल्यू क्या है, जैसे कि S2R की वैल्यू देखोगे S2R, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी D दी गई ना, तो ऐसे इसलिए D स्क्वायर है। यहाँ पर ये वैल्यू को रख के दो समीकरण बना लिया। अब समीकरण 2 में एक को घटाने पर इस वाले समीकरण मतलब दूसरे समीकरण में इस वाले समीकरण को पहले को घटा देना, तो S2P स्क्वायर माइनस का S1P स्क्वायर, अर्थात इससे घटा दिया, लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट का राइट में घटाओगे, तो इधर का ये रहा, इधर का ये लिख दिया गया। D आपके पॉजिटिव है तो आपके दोनों क्या है, घटाने पर कट जाएंगे, ये बचेगा और ये बचेगा, तो इसलिए बीच में माइनस और ये दोनों वैल्यू, ठीक है। एक नेगेटिव के है एक पॉजिटिव के, तो पॉजिटिव वाले पहले क्योंकि दूसरे से आप पहले घटा रहे हैं, तो ये बना। अब इसका कैलकुलेशन जब करोगे तो यहाँ से देखो A प्लस बी का स्क्वायर A माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ये दो फार्मूले यहाँ पर लगेंगे और उसी फार्मूले से इन दोनों को ओपन भी किया गया, ठीक है। तो आप मत कंफ्यूज होना, जैसे इसको देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा D/4 और 2AB की जगह पर आपको पता है ना कि 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2DX बचेगा ये। तो ये A प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर से ओपन है और फिर बीच में माइनस, और ये A माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर से ओपन होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा और ये ब्रैकेट में रहेगा, बिकॉज ये माइनस आपको इन चिन्हों को बदलेगा भी। तो यहाँ से इस प्रकार से हो गया, और ये चिन्ह जब इसमें जाएंगे तो यहाँ पर देखोगे तो ये माइनस इस प्लस को यहाँ पर देखोगे तो माइनस और यहाँ पर इसको माइनस करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी चिन्ह हमने बदला, चिन्ह यहाँ पर आपके बदलेंगे, ठीक है। तो इसमें देख लेना, यहाँ से आपका ये माइनस इसको क्या करेगा, माइनस कर देगा और इसको कर देगा प्लस, ऐसे चिन्ह बदल जाएंगे। इसके बाद यहाँ से आप लिख सकते हो या S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर बराबर 2DX। अब इसके बाद यहाँ से ये समीकरण 3 बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से ये सारी वैल्यू जो है कुछ प्लस माइनस की वैल्यू कटेंगी और जब जाके यहाँ पर 2XD बचेगा और इसको समीकरण 3 मान लेना है। इसके बाद समीकरण 3 के बाद अब आपको लिखना है यहाँ से बिंदु P, जो कि यहाँ पर इस डायग्राम में देखोगे तो जो बिंदु P है, थोड़ा सा लॉन्ग डेरिवेशन है, ध्यान समझना, इसके आने की बहुत ज्यादा चांसेस है, बोर्ड एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, ठीक है। तो बिंदु P और बिंदु O के अत्यंत निकट है, मान लेते हैं कि बिंदु जो P है वो O के निकट है, यानी कि पास में है, तो इसलिए एक दूसरे के समांतर क्या होंगे, S1P और S2P इक्वल टू D, इसलिए दूरियां बराबर की गई क्योंकि हमने इसको यहाँ पर मान लिया है। अब इसके बाद समीकरण 3 में 3 का मान रखने पर यहाँ पर समीकरण 3 अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया ना ये वाला, तो S1 और S2 इनका जो है हमने D मान लिया था, क्योंकि ये हमने अभी आपको दर्शाया ना कि दोनों निकट है, तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू D, तो ये D प्लस D अर्थात 2D हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल XD/D, तो जो कि ये पथांतर निकल के आए, समीकरण 4 हो जाएगा। अब दीप्त फ्रिंज के लिए आपको निकालना, तो अधिकतम तीव्रता के लिए पथांतर λ/2 का समगुणज होता है, अतः समीकरण 4 जो है 4 से यहाँ पर पथांतर XD/D वाला यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा 2n। अब ये समगुणज का मतलब यहाँ पर 2n लिखा गया है, समगुणज के लिए आपने क्या लिया, यहाँ पर 2n लिख दिया और λ/2 का होता है, तो इस तरीके से होगा। और यहाँ से x का वैल्यू ज्ञात करोगे तो इस प्रकार से n λD/D आ जाएगा समीकरण 5, जहां n बराबर आप लोग 0 1 2 3 4 ले सकते हो। इसके बाद अदीप्त फ्रिंज के लिए ज्ञात करना, भाई दीप्त और अदीप्त दो प्रकार की होती हैं, यहाँ पर फ्रिंजें बनती हैं, ठीक है। तो अदीप्त फ्रिंज के लिए आपको पता है कि इसका विषम गुणज लेना होता है, तो न्यूनतम तीव्रता के लिए तरंगों के मध्य पथांतर λ/2 का विषम गुणज होता है, और समीकरण 4 से देखोगे तो समीकरण 4 यहाँ पर बना है, इसमें वही चीज पुनः से करना है, आपको विषम गुणज लेना है, तो इसलिए विषम गुणज में 2n-1 का पथांतर का गुणा कराएंगे लैम्डा/2 में, तो ये आपका x का वैल्यू इससे जो निकलेगा समीकरण 6। अब दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करोगे तो किन्हीं भी दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच दीप्त फ्रिंज होती है, अतः दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर होती है। अब यानी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आप ज्ञात करोगे तो इससे देखोगे इस वाले समीकरण से, है ना, तो यहां से निकलेगा xn। अब n का मतलब nv है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर nv का मतलब किसी भी के भी लिए हो सकता है, तो nv यानी कि xn इक्वल टू 2n-1 और λD/2D, इस प्रकार से ये बनेगा इस समीकरण से। और इसी तरह अगर आप n-1वीं दीप्त फ्रिंज के लिए, क्योंकि आपको कह रहा है कि किन्हीं दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच में एक दीप्त फ्रिंज आती है, इसके लिए यहाँ पर n-1वीं लिखना पड़ेगा। तो अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी xn-1 इक्वल टू 2n-3 और
और ये आदित्य के लिए है तो इस प्रकार से हो जाए, क्योंकि यहाँ पर n की जगह पर आप n-1 कर सकते हो। तो ये चीज़ें निकल के आती हैं। इस प्रकार से यहाँ से आपका ये जो व्यंजक है पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आता है NV और n-1V दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी। भाई एक ये समीकरण निकला और एक आपने ये निकाला। ठीक है, तो दोनों के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से दोनों को माइनस कर दोगे, xn वाला जो निकाले हो और इसके अलावा जो xn-1 वाला जो निकाले हो, दोनों को माइनस करोगे तो घटाओगे, तो यहाँ से कैलकुलेशन करने पर लास्ट में आपका जो W है यही होता है फ्रिंज की चौड़ाई, और ये निकल के आएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो पूरा कैलकुलेशन क्रम वाइज मैंने दिखाया है, शॉर्ट में मैंने बनाया है ये इस वीडियो को, वरना ये 20-25 मिनट का बन जाता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये लॉन्ग डेरिवेशन है। तो इसको कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और इसका 5 नंबर में आना बिल्कुल फिक्स है यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।